इस कहानी की शुरुआत में हमें पो बताता है कि वो एक नाइट के साथ मिशन पर निकला था। वो क्लाउस और वरुका के पीछे थे क्योंकि वो 4 तेंशियन हथियारों को इकट्ठा करके शैतानों की सेना को जिंदा करना चाहते थे। इसीलिए वो बाकी के हथियारों को क्लाउस और वरुका से पहले हासिल करना चाहता था। वो अपनी टीम के साथ चाइना से बाहर इंडिया में पहुंच जाता है। उन सभी को इंडिया बहुत ही खूबसूरत लगता है। वो लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। रुक्मणी रायपुर की लुटेरी थी, इसीलिए वो सभी उसके गाँव की तरफ बढ़ रहे थे। रुक्मणी उन्हें बताती है कि अगर हमें मास्टर मेस्टोडोन के जादुई हथियार स्टोन व्हील को हासिल करना है तो हमें पहले उनके जादुई पेंडेंट को ढूंढना होगा। लीजेंड के अनुसार जो भी उस पेंडेंट को पहन लेता था वो खुद ही स्टोन व्हील्स के पास पहुंच सकता है। ब्लेड रुक्मणी से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास वो पेंडेंट है। रुक्मणी कहती है कि मेरे पास वो नहीं है, पर मेरी पार्टनर दिया के पास है, जो भी मेरी तरह चालू चालबाज चोरनी है। हमारी मुलाकात दिल्ली के सुल्तान को उल्लू बनाते वक्त हुई थी। उसने मुझे लेटर भेजकर उस लॉकेट के बारे में बताया था, पर मैं उस लॉस्ट सिटी में फंस गई थी। इसीलिए अब हमें उस लॉकेट को हासिल करने के लिए मेरे अड्डे पर चलना होगा। कुछ ही देर में वो उस गांव में पहुंच जाते हैं, पर रुक्मणी वहां की हालत देखकर बहुत हैरान होती है, क्योंकि पहले जहां चोर और जेब कतरे रहते थे वहां अब लोग खुशी से और ईमानदारी से अपना जीवन यापन कर रहे थे। पो से कहता है कि लगता है आपके जाने के बाद यहाँ सब कुछ बदल चुका है और अब ये शरीफों का गांव बन चुका है। वो अब अपने दोस्तों के साथ वहाँ खाना खाने लगता है और रुक्मणी वापस से चीजों को चुराने लग जाती है। वो एक कुल्हड़ चुराती है, पर जेश नाम का हाथी उसे देख लेता है और वो रुक्मणी से कहता है कि हमारे इस गांव में चोरों का आना मना है। तभी वहाँ पो आ जाता है, जो सिचुएशन को संभाल लेता है और उस कुल्हड़ को वापस कर देता है। वो कहता है कि इन्हें चाय का बहुत शौक है, इसीलिए ये ऐसी हरकतें करती है। अब वो उसे लेकर जाने लगता है, पर जेश एक कलेक्टर था, उसे रुक्मणी की छड़ी पसंद आ जाती है। वो कहता है कि दिखने में कीमती नहीं लगती, फिर भी मैं इसे 7 चांदी के सिक्कों में खरीद सकता हूँ। वो कहता है कि हम इसे नहीं बेचना चाहते, पर वो 50 चांदी के सिक्कों की बोली लगाता है। रुक्मणी उसे देने को तैयार हो जाती है, पर पो कहता है कि बिकाऊ नहीं है और वो रुक्मणी को लेकर वहाँ से दूर आ जाता है। पो रुक्मणी पर गुस्सा करता हुआ कहता है कि तुम अनंत लोक का चाबुक बेच नहीं सकती। रुक्मणी कहती है कि मैं उसे बेचना नहीं चाहती थी, बस मैं उसे चुना लगा रही थी, पर तुमने लगाने नहीं दिया। तभी ब्लेड भी आ जाती है, पर उसके बर्ताव काफी बदल गए थे। पो को इससे बहुत हैरानी हो रही थी। वो उसे कहता है कि पहले तुम हमेशा कहा करती थी कि मिशन पर ध्यान दो, पर वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। अब वो रुक्मणी का अड्डा ढूंढने लग जाते हैं। रुक्मणी को अपना अड्डा नजर आ जाता है। वो जल्दी से उसके अंदर जाते हैं, पर वो ये देखकर हैरान होते हैं कि अब वो एक खुफिया अड्डा नहीं रहा, बल्कि अब वहाँ एक रेस्टोरेंट खुल चुका है। ब्लेड वहाँ गेम खेलने लग जाती है और रुक्मणी वहाँ एक सीक्रेट बंकर ढूंढने लगती है, जिसमें वो अपने सभी चुराए हुए सामान छिपा कर रखती थी। पो को उस पर शक हो रहा था, इसीलिए वो अपने डेट से कहता है कि मुझे पता लगाना होगा कि रुक्मणी सच में उस पेंडेंट के बारे में जानती है या नहीं। साथ ही ब्लेड के दिमाग में भी कुछ चल रहा है, इसीलिए वो अजीब बर्ताव कर रही है। आपको उससे बात करनी होगी। पो रुक्मणी के पास आकर कहता है कि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आपने जो भी हमें कहानियां सुनाई थी वो झूठी थी और यहाँ कोई सीक्रेट बंकर नहीं है। तभी रुक्मणी को वहाँ अपनी पार्टनर दिया की आवाज सुनाई देती है, जो इस रेस्टोरेंट की ओनर थी। वो उसे देखकर खुश हो जाती है, पर दिया उसे नहीं पहचानती। रुक्मणी को लगता है कि वो उसके साथ मजाक कर रही है, पर दिया फिर भी उसकी नहीं सुनती और वहाँ से जाने लगती है। रुक्मणी उसे रोक लेती है और उसे फाइट करने लग जाती है। दिया भी उसके साथ फाइट करने लगती है। वहीं पिंक ब्लेड के पास जाते हैं और उसे अपने साथ किचन में लेकर जाते हैं, जहाँ उसे बताते हैं कि जब मैं जवान था तब मैं हीरो बनना चाहता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे नूडल्स बेचने पड़ेंगे। ब्लेड कहती है कि आप हीरो क्यों नहीं बने, जिस पर वो कहते हैं कि कुछ चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर होती है, जैसे जिंदगी जो अपने हिसाब से चलती है और हर एक की लाइफ अलग अलग होती है। पर कभी कभी हमें अपने पुराने रूल को बुलाकर अपने खुद के नए रूल बनाने चाहिए। ब्लेड को इसे समझ आता है कि उसे अब नाइट कोड के हिसाब से नहीं चलना चाहिए और अपने खुद के नए रूल बनाने चाहिए। उसे पो की बातें याद आती है कि कैसे पो की ट्रिक्स की वजह से ही वो वरुका के हाथ से गॉर्डलेट छीन पाई थी। अब वो रुक्मणी के सीक्रेट बंकर को ढूंढने लगती है। कुछ ही देर में उसे वो बंकर मिल जाता है। वहीं रुक्मणी अभी भी दिया से फाइट कर रही थी, पर जल्दी दिया हार जाती है और रुक्मणी उसे कहती है कि मुझे सच सच बताओ कि यहाँ क्या हो रहा है। अगर तुम सही बताओगी तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। तभी दिया की बेटी पद्मा को भी कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए
अपनी माँ से पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है। पद्मा नहीं जानती थी कि उसकी माँ एक चोर है और दिया भी उससे ये छिपाना चाहती थी, इसीलिए वो सभी से कहती है कि हम दोनों तो मिलकर बस लाइव शो कर रहे थे। और वो रुक्मणी से कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, पर हमें बैठकर बात करनी होगी। अब वो रुक्मणी और पो को बताती है कि मेरी बेटी पद्मा मेरे अतीत के बारे में कुछ नहीं जानती, क्योंकि अब यहाँ पर सब कुछ बदल गया है। तुम्हारे गायब होने के बाद एक डेवलपर ने सारा गांव खरीदकर हमारे सभी चोर साथियों को पकड़ लिया। मेरे पास भी सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे, या तो मैं जेल जाती या फिर रेस्टोरेंट चलाती। पो से कहता कि क्या तुम्हें सचमुच मास्टर मेस्टरडोन का जादुई लॉकेट मिला था। दिया बताती है कि मुझे वो पेंडेंट मिला था, पर मुझे समझ नहीं आया कि उसका क्या करना है, इसीलिए मैंने उसे बेच दिया। पो इससे हैरान होता है, तभी वहाँ ब्लेड आ जाती है जिससे वो लॉकेट मिल गया था। रुक्मणी जब उस लॉकेट को देखती है तो उसे दिया पर गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम धोखेबाज हो। दिया कहती है कि ये सिर्फ एक मामूली नेकलेस है। ब्लेड कहती है कि अगर ये मामूली है तो हम इसे साथ लेकर जा सकते हैं, और वो उसे लेकर वहाँ से भागने लग जाती है। दिया उसे रोकने जाती है। पो और बाकी सभी भी उसके पीछे जाते हैं। ब्लेड उस लॉकेट को लेकर तालाब के किनारे आ जाती है और उसे पानी में फेंकने लगती है। दिया उसे रुकने को कहती है और बताती है कि पेंडेंट कीमती है, पर ये मास्टर मेस्टेडोन का पेंडेंट नहीं है, क्योंकि मैंने उस पेंडेंट को जेश नाम के कलेक्टर को भेज दिया है। पो भी सभी के साथ वहाँ जाता है। दिया कहती है कि जेश वही इंसान है जिसने इस गांव को शरीफों का गांव बनाया, और मैंने ये पेंडेंट रुक्मणी के लिए संभाल कर रखा था। और रुक्मणी को पेंडेंट दे देती है क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। दिया कहती है कि अगर तुम मास्टर मेस्टेडोन का जादुई लॉकेट हासिल करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। और वो वापस उन्हें अपने रेस्टोरेंट में लेकर जाती है। वही हम क्लाउस और अरुका को देखते हैं जो समुद्र में आगे बढ़ रहे थे। वो मास्टर ओट्रिच के जादुई हेलमेट को ढूंढ रहे थे जिससे किसी भी चीज को हवा में उड़ाया और कंट्रोल किया जा सकता था। वो तेंगशेन के चारों हथियारों में आखिरी हथियार था। वह अरुका अपने भाई से कहती है कि कहानी के अनुसार वो हेलमेट एक आइलैंड पर मौजूद है जहाँ नॉर्थ साउथ से मिलता है, और वो उसी तरफ आगे बढ़ रहे थे। क्लाउस अनंत लोक के चाबुक को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था, पर उससे कुछ नहीं हो रहा था, इसलिए वो अरुका को बताता है कि यह चाबुक नकली है। तभी वो बोट हिलने लगती है और रहस्यमय तरीके से हवा में उड़ते हुए एक आइलैंड की तरफ बढ़ने लगती है। वो अरुका अपने भाई से कहती है कि शायद हेलमेट खुद ही हमें अपने पास बुला रहा है। कुछ देर बाद जब उनकी आँख खुलती है तो उस आइलैंड पर पहुंच गए थे और उनका जहाज पेड़ों के ऊपर अटक गया था। वो अरुका क्लाउस से कहती है कि जरूर उस हेलमेट को कोई कंट्रोल कर रहा है। तभी वहाँ कुछ लुटेरे आ जाते हैं जो उनके खाने के सामान चुराने लगते हैं। वो दोनों उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो उड़ रहे थे जिससे वो उन्हें नहीं रोक पाते और वहाँ से चले जाते हैं। क्लाउस अपने काले जादू से बेलों को कंट्रोल करती है और अब वो दोनों नीचे जंगल में आ जाते हैं। वो अरुका अपने भाई से कहती है कि जैसे ही मुझे वो हेलमेट मिलेगा मैं यहाँ के सभी लोगों को मार दूंगी और इस आइलैंड को पानी में डुबो दूंगी। तभी उन्हें झाड़ियों से आवाज आती है। वह अरुका बेलों की मदद से उस लुटेरे को पकड़ लेती है और वो उसे कहती है कि हमें हेलमेट तक पहुँचा दो, हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। क्लाउस जब लुटेरे को देखता है तो उसे पहचान जाता है कि वो नाइजल है और उसे आजाद कर देता है, क्योंकि वो सभी क्लाउस और अरुका के ही साथी जादूगर थे जो उनके साथ इंग्लैंड में रहा करते थे। नाइजल उन्हें बताता है कि जब अरुका को रानी ने पकड़ लिया तो हमें मजबूरन भागना पड़ा और हम यहाँ गए। वहीं ब्लेड दिया से पूछती है कि हम जेश से पेंडेंट कैसे हासिल कर सकते हैं। वो उन्हें बताती है कि जेश एक कलेक्टर है और जब उसे कोई चीज पसंद आ जाती है तो उसे हासिल करके रहता है। वो कहता है कि ये तो वही आती है जिससे हम उस दिन मिले थे और इसके इरादे मुझे नेक नहीं लग रहे थे। रुक्मणी कहती है कि हम उससे नहीं डरते, हमें वो लॉकेट हासिल करने के लिए एक प्लान बनाना होगा। दिया उसे समोसे को जादुई पेंडेंट और रोटी को जेश बनाकर समझाती है कि जेश के खजाने में से वो लॉकेट सबसे कीमती चीजों में से एक है और जेश उसे अपने प्राइवेट कलेक्शन में रखता है जहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है और उस दरवाजे की चाबी सिर्फ जेश के पास रहती है, इसीलिए हमें सबसे पहले उस चाबी को हासिल करना होगा। रुक्मणी उन्हें अपना प्लान बताती है कि ब्लेड जेश का ध्यान भटकाएगी और मैं मौका पाकर उससे चाबी हासिल कर लूंगी और लॉकेट को चुरा कर जेश को चाबी वापस लौटा दूंगी, जिससे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि लॉकेट चोरी हो चुका है। वो कहता है कि हम सब पार्टी में कैसे घुसेंगे। दिया बताती है कि आज रात जेश की हवेली में एक एंगेजमेंट पार्टी होने वाली है, इसीलिए तुम भीड़ में मिलकर पार्टी में घुस जाना। अब रात होने पर वो ऐसा ही करते हैं, वो बेच बदल कर पार्टी में घुस जाते हैं। ब्लेड प्लान के मुताबिक जेश से बात करने लगती है
और उसका ध्यान भटकाने लग जाती है। पर रुक्मणी अपने प्लान से भटक जाती है और वहाँ लोगों की ज्वेलरी चुराने लगती है। पिंग पो को इस बारे में बताते हैं कि रुक्मणी चोरी करने में लगी हुई है, इससे हमारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। पो अब खुद ही अंदर जाकर चालाकी से जेश के पास जाकर उस कमरे की चाबी को चुरा लेता है और अब वो गार्ड से बचते हुए उस कमरे में आ जाता है जहाँ मास्टर मेस्टेडोन का लॉकेट रखा हुआ था। उसके डेट भी वहाँ पर आ गए थे। पो अब दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। उसे वो पेंडेंट नजर आ जाता है। वो तेजी से वहाँ जाने लगता है पर पिंग उसे रोकते हुए बताते हैं कि आगे घंटियों का एक जाल है, इसीलिए पो को रस्सियों से बचकर उस पेंडेंट तक पहुँचना था। पो अपनी कुंग-फू स्टाइल में उन रस्सियों से बचता हुआ आगे बढ़ रहा था। रुक्मणी भी अब वहाँ पर आ गई थी। वो पो के करतब देखकर हैरान थी। पो उस पेंडेंट तक पहुँच जाता है पर उसे हासिल नहीं कर पा रहा था। पिंग उसकी तरफ 24 स्टिक फेंकते हैं जिससे वो उस पेंडेंट को हासिल कर लेता है। तभी ब्लेड भी वहाँ आ जाती है और अब वो सभी बाहर आ जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि दिया की बेटी पद्मा के साथ ही जेश की सगाई होने वाली थी, जिससे वो समझ जाते हैं कि दिया ने उन्हें फंसाया है। दिया उन्हें गार्ड की मदद से चारों ओर से घेर लेती है और पो के हाथ से पेंडेंट लेकर जेश से कहती है कि मुझे पता था कि आज इसकी चोरी जरूर होगी और मैंने इन चोरों को पकड़ लिया। अब आप मुझ पर भरोसा करके मेरी बेटी से शादी कर सकते हो। रुक्मणी कहती है कि हमने कोई चोरी नहीं की, पर तभी उसकी चुराई हुई सारी चीजें बाहर निकल आती है। जेश भी उसे पहचान लेता है। वो उसे कहता है कि तुम तो वही हो जो मुझे बाजार में मिली थी और वो अब दिया से कहता है कि पहले मुझे तुम पर शक था पर तुमने इन चोरों को पकड़ाकर ये साबित कर दिया कि तुम वफादार हो, इसीलिए अब हमारे दोनों परिवार एक हो सकते हैं और आज ही मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूंगा। रुक्मणी को दिया पर गुस्सा आता है पर गार्ड उसे पकड़ लेता है और अब पो और उसके साथियों को एक कमरे में डाल दिया जाता है और रुक्मणी को जेश अपने साथ लेकर जाता है क्योंकि उससे वो छड़ी हासिल करना चाहता था। पर रुक्मणी ने उस छड़ी को कहीं छिपा दिया था। वो जानती थी कि जेश उस छड़ी को हासिल करना चाहेगा। रुक्मणी जेश से कहती है कि दिया एक मशहूर चोरनी है और तुम उसकी बेटी से शादी क्यों कर रहे हो। जेश उसे कहता है कि मैं जानता हूँ, मैंने इस गांव का हर एक कोना खरीद लिया है सिवाय उस रेस्टोरेंट को छोड़कर, क्योंकि जब मैं उसे लेने वाला था तब दिया ने मुझसे कहा कि वो उसकी बेटी की शादी मुझसे करवा देगी। पद्मा खूबसूरत है इसीलिए मैं मना नहीं कर पाया, पर जैसे ही मेरी शादी उससे होगी और मैं पेंडेंट उसके गले में डालूंगा तब से मुझे उसकी जमीन पर भी कानूनी हक मिल जाएगा और मैं उस रेस्टोरेंट को तोड़कर वहाँ रिक्शा की पार्किंग बनवा दूंगा जिससे हर तरफ रिक्शा ही रिक्शा होगी। और अब वो अपनी शादी के लिए वहाँ से निकल जाता है। रुक्मणी भी वहाँ से भागने की कोशिश करने लग जाती है। वो पास पड़े एक चाकू को अपनी पूंछ की मदद से पकड़ लेती है जिससे वो रस्सियों को काटकर आजाद हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। वहीं क्लाउस और वरुका अपने जादूगर साथियों को देखते हैं जो अब वहीं पर आइलैंड पर अपना घर बनाकर रहने लग गए थे। क्लाउस नाइजल से पूछता है कि तुम लोग यहाँ कैसे आए, तो वो बताता है कि जब तुमने ब्लेड के भाई एल्फी को मार दिया तो नाइट्स हमारी जान के दुश्मन बन गए। वरुका को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। हमें लगा कि तुम दोनों मर गए इसीलिए हमें मजबूर होकर इंग्लैंड छोड़ना पड़ा। महीनों तक हम एक ठिकाने की तलाश में सफर करते रहे, लेकिन एक दिन हम अचानक इस आइलैंड की तरफ खींचे चले आए और इस आइलैंड को ही अपना घर बना लिया। पर यहाँ के पौधे और फल जहरीले थे। हमें लगा कि हम भूख से मर जाएंगे, पर तभी हमें एक हेलमेट मिला जो हवाओं को काबू कर सकता था और उसकी मदद से ही हम यहाँ आसपास के गुजरने वाले शिप को लूटते हैं। वरुका से पूछती है कि अब वो हेलमेट कहाँ है, तो बताता है कि वो हेलमेट हमारे लीडर के पास है। वरुका को इससे गुस्सा आता है क्योंकि वो खुद को ही उन सभी का लीडर मानती थी। नाइजल अपने लीडर को बुलाने के लिए चला जाता है। क्लाउस वरुका को शांत रहने को कहता है। वरुका कहती है कि तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते, जैसे हमें हेलमेट मिल जाएगा हम यहाँ से निकल जाएंगे। वहीं ब्लेड पो को बताती है कि हमें कुछ भी करके यहाँ से बाहर निकलना होगा और उस पेंडेंट को हासिल करना होगा। ब्लेड वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है, तभी उसे हवा की आवाज सुनाई देती है क्योंकि वहाँ एक आर्टिफैक्ट के नीचे सुरंग थी और अब वो उसकी मदद से वहाँ से निकल जाते हैं और चुपके से शादी में आ जाते हैं। उन्हें वो पेंडेंट भी नजर आ जाता है। जेश भी वहाँ पर आ गया था और शादी की रस्में अब शुरू होने वाली थी। वो एक प्लान बनाता है कि मैं ब्लेड के साथ नीचे जाकर गार्ड के साथ फाइट
फाइट करूंगा और डेड पेंडेंट को हासिल कर लेंगे और फिर हम सभी यहाँ से निकल जाएंगे। अब वो दोनों नीचे आ जाते हैं। जयेश उन्हें कहता है कि तुमने भागने की कोशिश की पर अब मेरे गार्ड तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। गार्ड उन पर हमला करने लग जाते हैं और उनके पास एक खास तरह की ब्लेड थी। पो और ब्लेड उनसे फाइट करने लग जाते हैं। महेश अब पद्मा के साथ शादी करने लग जाता है। दिया भी ब्लेड पर हमला करने लगती है पर रुक्मणी वहां आकर उसे बचा लेती है। अब वो वहां छिपाई हुई अपनी छड़ी भी बाहर निकाल लेती है और दिया से फाइट करने लग जाती है। जयेश अब पेंडेंट पद्मा को पहना देता है जिससे उनकी शादी पूरी हो जाती है। पो और उसके साथी से परेशान होते हैं पर तभी पिंक उस पेंडेंट को छीन लेते हैं लेकिन वो गलती से नीचे गिरकर टूट जाता है जिससे वहाँ चारों तरफ अंधेरा होने लगता है और उस पेंडेंट के टुकड़े ग्लो करने लगते हैं। वो एनर्जी पिंक के अंदर चली जाती है। सभी हैरान थे कि यहाँ क्या हो रहा है पर वो समझ गया था कि उसके डेट के अंदर कोई बुरी आत्मा चली गई है। तभी पिंक कहते हैं कि मैं कोई तुम्हारा डेट नहीं बल्कि मास्टर मेस्टेडोन हूँ क्योंकि उनके अंदर मेस्टेडोन की आत्मा आ गई थी। वो उन पर हमला करने लगते हैं और कहते हैं कि कोई भी टेंशन हथियारों को हासिल नहीं कर सकता। वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि हम उन हथियारों को बचाना चाहते हैं पर वो उनकी नहीं सुनते और उन पर हमला करने आने लगते हैं पर वो सभी सुरंग से होते हुए गटर में चले जाते हैं। वही हम क्लाउस और अरुका को देखते हैं जिनके पास उन जादूगरों का लीडर आता है। उसे देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि एक मामूली सा नौकर कायल था पर उन जादूगरों ने उसे अपना महा जादूगर बना दिया था। वो क्लाउस और अरुका को देखकर खुश होता है। वो हमेशा गिटार बजाया करता था। वो अरुका उस पर गुस्सा होती है और पूछती है कि वो हेलमेट कहाँ है तो वो उन्हें अपना छिपाया हुआ हेलमेट दिखाता है। वो अरुका देखकर अपने गॉडलेट को एक्टिवेट कर लेती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारे इस हेलमेट को भी छीन लूंगी। तुम बिल्कुल भी महा जादूगर बनने के हकदार नहीं हो। कायल कहता है कि मैं खुद अपनी मर्जी से लीडर नहीं बना, इन सभी ने मुझे लीडर बनाया क्योंकि मैंने इन सभी को बचाया था। ये हेलमेट मुझे जहाजों को यहाँ आइलैंड पर लाने की काबिलियत देता है जिससे हम उन्हें लूटकर खाना इकट्ठा कर पाते हैं लेकिन अगर तुम इसे ले गई तो हम सभी मर जाएंगे। और अब वो हेलमेट पहनकर उड़ने लग जाता है। वह रुका कहती है कि 15 साल पहले जब मैं गिरफ्तार हुई थी तब तुम सभी ने भी मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, इसीलिए तुम सभी मेरे लिए 15 साल पहले ही मर चुके हो। और अब वो बेलों की मदद से उसे पकड़ लेती है। वहीं ब्लेड एक रस्सी को काट लेती है और पो को बताती है कि जब तक तुम्हारे डेट के अंदर से शैतानी आत्मा नहीं निकल जाती हम उन्हें बांध कर रखेंगे। तभी मास्टर मेस्टेडोन वहाँ जाते हैं। पो उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है पर उन्हें नहीं पकड़ पाते, इसीलिए वहाँ से भागने लग जाते हैं। पो इससे अपने दोस्तों से अलग हो जाता है और नाले के एक किनारे पर आ जाता है। तभी मास्टर मेस्टेडोन भी वहाँ पर आ जाते हैं। पो ने कहता है कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, हम भी इन टेंशन हथियारों को सुरक्षित रखना चाहते हैं। मेस्टेडोन कहते हैं कि अगर ऐसा है तो तुम्हारे दोस्त मुझे रस्सी से क्यों पकड़ना चाहते हैं। और अब वो ब्लेड और रुक्मणी पर अपने फ्रेशर पॉइंट टेक्निक से हमला करके उनकी बॉडी को पैरालाइज कर देते हैं जिससे उनकी पूरी बॉडी अकड़ जाती है और वो हिल नहीं पाते। पो मेस्टेडोन से पूछता है कि आप एक पेंडेंट के अंदर क्यों छिपे हुए थे तो उसे बताते हैं कि हजारों सालों से मैंने अपने स्टॉर्म व्हील का लोकेशन सभी से छिपा कर रखा। उन्हें जो भी हासिल करना चाहता है उन्हें मैं खत्म कर देता हूँ। कुछ लोग बुराई के लिए उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कुछ अच्छाई के लिए, लेकिन मेरा काम उनकी सुरक्षा है, इसीलिए मेरे लिए सभी बुरे हैं और मैं सभी को खत्म कर दूंगा। और अब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है। वो अब पो से फाइट करने लग जाते हैं। पो अपने डेट पर हमला नहीं करना चाहता था पर ब्लेड उसे कहती है कि तुम्हें उनसे लड़ना ही होगा, पर वो ऐसा नहीं करता और मेस्टेडोन के अंदर छिपे अपने डेट से बात करने की कोशिश करता है। वो उन्हें कहता है कि ये बॉडी आपकी है इसीलिए आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। मेस्टेडोन अब पो के अनंत लोक का चाबुक भी छीन लेते हैं और उसे मारने लगते हैं पर तभी पिंक अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी बॉडी को कंट्रोल कर लेते हैं जिससे वो नॉर्मल हो जाते हैं। पो इससे खुश होता है। पिंक उसे कहते हैं कि वो मास्टर मेरे दिमाग पर काबू करने की कोशिश कर रहा है। पो कहता है कि मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। तो मेस्टेडोन उसकी बॉडी में आ जाते हैं और वो पो को मारने लगते हैं। पो उन्हें कहता है कि हमें आपकी मदद चाहिए क्योंकि दो जादूगर स्टॉर्म व्हील को हासिल करने के लिए जा रहे हैं। वो हथियारों में कैद आत्मा को आजाद करके उनकी सेना बनाना चाहते हैं, इसीलिए हमें उन्हें रोकना होगा। मेस्टेडोन उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं कायल अपनी पावर से उन बेलों को तोड़ देता है और उस जहाज को उड़ाने लग जाता है। वो
वरुका को कहता है कि हम यहाँ आजाद हैं, तुम भी हमारे साथ रह सकती हो। पर वरुका उसकी नहीं सुनती और उस पर हमला करके उसे बोट से गिरा देती है। अब वो उस हेलमेट को पहन लेती है, पर वो शिप अब नीचे गिर रहा था, पर वरुका उसे हेलमेट की मदद से कंट्रोल करके बचा लेती है और अपने भाई के साथ वहाँ से निकल जाती है। वहीं मेस्टेडोन पो और उसके साथियों को बताते हैं कि मैंने स्टॉर्म व्हील को कई समुद्रों पार छिपाया हुआ है, इसीलिए हमें काफी लंबा सफर तय करना है। पो कहता है कि क्या हमें उन्हें ढूंढने के लिए पेंडेंट की जरूरत नहीं होगी जो टूट गया था। मेस्टेडोन कहते हैं कि उस पेंडेंट को तो मैंने लालची लोगों को फंसाने के लिए बनाया था। तभी वहाँ दिया भी आ जाती है। रुक्मणी उसे कहती है कि तुम यहाँ क्या लेने आई हो, तुम धोखेबाज हो। तो उसे एक बोट दिखाकर कहती है कि ये बोट अब से तुम्हारी है। पर तभी वहाँ जयेश आ जाता है जो उन्हें कहता है कि वो बोट मेरी है और अब तुम्हारा रेस्टोरेंट भी मेरा हो चुका है। इससे गांव के सभी लोग परेशान हो जाते हैं। दिया अब उसे अपना असली प्लान बताती है कि तुमने मेरी बेटी से शादी की है, इसीलिए अब तुम्हारी सारी चीजों पर मेरी बेटी का भी हक है और मेरी बेटी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है, इसीलिए पूरा गांव अब मेरा है। क्योंकि पद्मा को भी अपनी माँ के बारे में सब कुछ पता था और वो उन दोनों की चाल थी ताकि वो जयेश को फंसाकर अपना गांव वापस हासिल कर सके। जयेश इससे परेशान हो जाता है। गांव वाले सभी बहुत खुश होते हैं। जयेश कहता है कि मैं इससे कंगाल हो जाऊंगा। तो पद्मा उसे कहती है कि तुम मेरे पति हो, इसीलिए तुम मेरे साथ रेस्टोरेंट में काम कर सकते हो और वो उसे अपने साथ ले जाती है। दिया अब रुक्मणी से कहती है कि मुझे माफ करना जो मैंने तुम्हें अपने प्लान में शामिल किया। तुम सभी गलत वक्त पर यहाँ गए थे और मुझे जयेश को सबक सिखाना था, इसीलिए सब करना पड़ा। रुक्मणी हंसते हुए कहती है कि तुमने पुराने दिनों की तरह एक बार फिर मुझे उल्लू बनाया और अब वो सभी बोट की मदद से वहाँ से स्टॉर्म व्हील को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वही हम कोलिन को देखते हैं जो अभी भी ब्लेड को पकड़ना चाहता था, क्योंकि एक नाइट होने की वजह से उसे अपना मिशन पूरा करना था, इसीलिए आगे बढ़ रहा था। तभी उसे किसी के आसपास होने का एहसास होता है। वो उसे पकड़कर बाहर निकाल लेता है। वो वेमन होता है जो उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अब भी पो और उसके साथियों को ढूंढ रहे हो, इसीलिए हम दोनों एक टीम बनाकर उन्हें ढूंढ सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उसे कैसे पकड़ना है। और अब वो उसे पो के घर पर ले आता है, क्योंकि वहीं से उन्हें पो को ढूंढने का कोई क्लू मिल सकता था। वो उस पूरे घर की तलाशी लेने लग जाते हैं। उन्हें एक पोस्टर मिलता है जिसमें पिंक के साथ एक लेडी थी। वेमन उसे देखकर डर जाता है और कोलिन को बताता है कि ये पायरेट क्वीन है जिसका नाम फोरुजेन है। वही हम फोरुजेन को देखते हैं जो भी पिंक को ढूंढ रही थी और उसे अपने एक साथी से पता चलता है कि वो पैसिफिक में नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं पो अपने सभी साथियों के साथ स्टॉर्म व्हील को हासिल करने के लिए लगातार समुद्र में आगे बढ़ रहा था। काफी दिनों चलने के बाद वो उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। मास्टर मेस्टेरोन कहते हैं कि मैंने स्टॉर्म व्हील को नॉर्थ की तरफ छिपाया था और वो नॉर्थ की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। वो काफी देर तक चलते रहते हैं जिससे वो काफी थक गए थे और उन्हें भूख भी लगने लग गई थी। उन्हें एक फार्म नजर आता है जिसमें से वो फल तोड़कर खाने लग जाते हैं, पर तभी उन पर कुछ फ्रॉग हमला कर देते हैं जिनका वो फॉर्म था। वो सभी उनसे लड़ने लग जाते हैं। तभी मास्टर मेस्टेरोन के अंदर से एक रोशनी निकलती है और वो सभी से कहते हैं कि हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमें बस भूख लगी थी इसीलिए हम यहाँ फल खाने के लिए आ गए थे। इससे उन फ्रॉग को भी विश्वास हो जाता है कि उनके दुश्मन नहीं है। अब वो उन सभी को अपने घर ले आते हैं और खाना खिलाते हैं। पेल पेल नाम का फ्रॉग उन्हें बताता है कि पिछले कई महीनों से एक मॉन्स्टर लगातार हमारे ककाओ फ्रूट चुरा रहा है। इससे वो सभी हैरान होते हैं। पेल पेल कहता है कि हमारे खेतों में पानी की कोई कमी नहीं होती, हमारे यहाँ गर्मी के मौसम में भी बरसात होती है, पर इसकी वजह से हमारे कई दुश्मन बन गए हैं। पेल पेल एक साइंटिस्ट था। वो कहता है कि मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से वो मॉन्स्टर आज फिर से यहाँ फल चुराने आएगा और वो सारे फ्रॉग अपने प्लान के मुताबिक उन्हें पकड़ने जाने लगते हैं। ब्लेड पेल पेल से कहती है कि हम भी तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, तो उन्हें ककाओ ट्री के पास ले आता है और उन सभी को पेड़ों का ध्यान रखने को कहता है। पेल पेल अब अपने प्लान के मुताबिक फार्म में एक बहुत बड़ा गड्ढा तैयार करता है जिसे उसने पत्तों से ढक दिया था ताकि वो मॉन्स्टर उसमें फंस जाए। तभी वहाँ एक मॉन्स्टर आ जाता है जो एक मैकेनिकल स्कॉर्पियन था। मास्टर मेस्टेरोन कहते हैं कि ये सभी फ्रॉग इसे पकड़ नहीं पाएंगे, इसीलिए हम सभी इसे फाइट करेंगे और इन्हें खत्म कर देंगे। पो ने कहता है कि इससे तो पेल पेल का प्लान बर्बाद हो जाएगा, जिस पर मेस्टेरोन कहते हैं कि प्लान तो कमजोर लोग बनाते हैं, बहादुर तो सीधे मैदान में उतर जाते हैं। मेस्टेरोन के साथ अब वो सभी उस स्कॉर्पियन से फाइट करने लगते हैं जिससे वो स्कॉर्पियन दूसरी तरफ जाने लगता है।
पेल पेल इससे परेशान होता है क्योंकि उन्होंने उसका प्लान बिगाड़ दिया था। वो स्कॉर्पियन काफी पावरफुल था क्योंकि मेटल का बना होने की वजह से वो सभी मिलकर भी उसे हरा नहीं पा रहे थे। रुक्मिणी उस पर अनंत लोक के चाबुक से भी हमला करती है पर उससे भी कुछ नहीं हो रहा था, इसीलिए वो छिपकर वहाँ से निकलने लगते हैं और वो स्कॉर्पियन उन फलों को चुराने लग जाता है। पेल पेल उनके पास आकर कहता है कि तुमने हमारा प्लान बर्बाद कर दिया। वो कहता है कि हमें लगा कि हम उसे हरा देंगे पर ऐसा नहीं हुआ, पर अब हम तुम्हारे प्लान के मुताबिक चलेंगे। और वो सभी उस स्कॉर्पियन का ध्यान अपनी तरफ करते हैं और उसे गड्ढे के पास ले आते हैं जिससे वो उसके अंदर घिर जाता है। पो और बाकी सभी इससे बहुत खुश होते हैं और अब जब वो उस मॉन्स्टर को देखते हैं तो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। पेल पेल उसके पास जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि यह कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक मशीन है। ब्लेड कहती है कि कोई इसे कंट्रोल कर रहा था पर वो यहाँ से भाग गया। तभी वहाँ दो स्कॉर्पियन और आ जाते हैं जो उन पर हमला करने लगते हैं, पर तभी वहाँ तेज बिजली चमकती है और एक आदमी वहाँ आ जाता है जिसके पास स्टॉर्म व्हील थे और वो उनकी मदद से उन स्कॉर्पियन को हरा देता है। पेल पेल पो को बताता है कि वो हमारा प्रोटेक्टर है, पर तभी वो प्रोटेक्टर बिजली के साथ ही अचानक वहाँ से गायब हो जाता है। मेस्टेडोन परेशान होते हैं कि अपने स्टॉर्म व्हील को ठीक से छिपा कर नहीं रख पाए। पो ने कहता है कि हम उन स्टॉर्म व्हील को वापस से हासिल कर लेंगे। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं। ब्लेड प्रोटेक्टर के पीछे छूटे हुए निशान को देख रही थी क्योंकि स्टॉर्म व्हील की वजह से प्रोटेक्टर जहाँ भी जाता था वहाँ की जमीन जल जाती थी। वो पो से कहती है कि हम इन निशान से उसका पीछा कर सकते हैं और वो पेल पेल से पूछती है कि क्या तुम जानते हो कि ये निशान कहाँ तक जा रहे हैं। पेल पेल बताता है कि ये निशान टिकाल शहर की ओर जा रहे हैं और अगर तुम वहाँ जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ क्योंकि मुझे स्कॉर्पियन अपने कजन भाई के पास लेकर जाना है जो एक बहुत बड़ा इन्वेंटर है और शायद वो बता सकता है कि इस स्कॉर्पियन को किसने बनाया है। अब वो सभी उस स्कॉर्पियन को उठाकर टिकाल शहर ले आते हैं। ब्लेड पेल पेल से पूछती है कि हमें प्रोटेक्टर कहाँ मिल सकता है तो वो बताता है कि उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता पर उसने शहर के बहुत से लोगों को बचाया है और अब वो शहर के सभी लोगों से उनकी कहानियां सुनने लगते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि प्रोटेक्टर खाने का बहुत शौकीन है क्योंकि वो किसी को भी बचाने के बाद खाना खाता था। पो को एक आइडिया आता है और अपने दोस्तों को बताता है कि हम इस स्कॉर्पियन की मदद से प्रोटेक्टर को पकड़ सकते हैं। हम नाटक करेंगे कि स्कॉर्पियन ने शहर पर हमला कर दिया है और वो प्रोटेक्टर लोगों को बचाने जरूर आएगा। वो सभी अब उस स्कॉर्पियन को एक पहाड़ पर ले आते हैं और उसे लुढ़काकर वापस शहर की तरफ लेकर जाने लगते हैं जिससे प्रोटेक्टर वहाँ जाता है। वो स्कॉर्पियन पर हमला करके उन सभी को नीचे गिरा देता है। मेस्टेडोन अपने स्टॉर्म व्हील को देखकर उस प्रोटेक्टर पर हमला करते हैं पर उन्हें दूर फेंक देता है। पो और बाकी सभी भी प्रोटेक्टर पर हमला करने की कोशिश करते हैं पर प्रोटेक्टर स्टॉर्म व्हील की वजह से बिजली की तरह फास्ट था इसीलिए उसे पकड़ नहीं पा रहे थे। पर पो फोकस करके उस स्टॉर्म व्हील को पकड़ लेता है लेकिन वो उससे बिजली को कंट्रोल नहीं कर पाता इसीलिए वो प्रोटेक्टर वापस से उसे छीन लेता है और अब वो वहाँ से निकल जाता है। पो और ब्लेड उसके पीछे जाते हैं पर वो उसे पकड़ नहीं पाते। ब्लेड को निशान से पता चलता है कि वो प्रोटेक्टर ग्राउंड की तरफ गया है इसीलिए वो भी ग्राउंड में आ जाते हैं पर वहाँ पूरे शहर के लोग मौजूद थे और वहाँ पोकता पोक गेम का कंपटीशन होने वाला था। पो ब्लेड और बाकी सभी को बताता है कि प्रोटेक्टर खाने का बहुत शौकीन है इसीलिए हम खाने की मदद से उसे पकड़ सकते हैं और वो ग्राउंड के सभी लोगों पर नजर रखने लगते हैं। तभी वहाँ टिकाल की रानी जुमा आ जाती है जो भी खाने की बहुत शौकीन थी। उसे देखकर पो को पता चल जाता है कि वही प्रोटेक्टर है। अब वो सभी जुमा के पास जाने की कोशिश करते हैं पर गार्ड उन्हें जुमा के पास नहीं जाने देते। पो को पता चलता है कि पोकता पोक मैच में आज जो कोई भी जीतेगा वो जुमा से बात कर सकता है इसीलिए वो ब्लड बॉयज टीम को मैच के लिए चुनौती दे देता है पर ब्लड बॉयज टीम काफी पावरफुल थी। पिंक सभी को गेम के रूल बताते हैं कि हमें जीतने के लिए बॉल को दूसरी टीम की रिंग में डालना होगा जिससे हमें एक पॉइंट मिलेगा पर हमें जीतने के लिए 50 पॉइंट चाहिए। अब गेम स्टार्ट होता है और वो सभी खेलने लग जाते हैं। ब्लेड बहुत अच्छा खेलती है क्योंकि वो गेम को खेलते वक्त एक राक्षस की तरह बिहेव कर रही थी इसीलिए वो आसानी से जीत जाते हैं। वही हमें कोलिन को दिखाया जाता है जो वेमन के साथ चाइना के जियामेन इलाके में पहुंचता है जहां अक्सर पायरेट रहा करते थे। वो बार में पायरेट क्वीन फोरुजियन को ढूंढने जाते हैं। वेमन कोलिन को बताता है कि पायरेट क्वीन की नजर हर जगह रहती है इसीलिए वो जरूर जानती होगी कि ब्लेड कहाँ है। कोलिन एक स्मगलर के पास जाकर उससे पूछता है कि हम पायरेट क्वीन फोरुजियन को ढूंढ रहे हैं इसीलिए क्या तुम हमें बता सकते हो कि वो हमें कहाँ मिलेगी।
देगी। स्मगलर कहता है कि मैं बिना पैसे के कोई काम नहीं करता, पर कॉलिन उसे पैसे देने से मना कर देता है। फोरुजेन के साथी भी उन पर नजर रखे हुए थे। वो उन्हें फोरुजेन के पास लेकर जाते हैं। फोरुजेन उनसे पूछती है कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। कॉलिन उसे कहता है कि मैं एक नाइट हूँ और इंग्लैंड की महारानी ने मुझे एक मिशन पर भेजा है। फोरुजेन कहती है कि तुम अभी चाइना के ऐसे कोने में हो जहाँ सम्राट भी आने से डरता है, इसीलिए तुम अपनी रानी का नाम इस्तेमाल करके मुझे डरा नहीं सकते। तो कॉलिन उसे कहता है कि हम कुछ भगोड़ों को ढूंढ रहे हैं जिनमें से तुम पिंक को जानती हो, और वो उसे उसकी फोटो दिखाता है। फोरुजेन कहती है कि मैं भी एक नए क्रू की तलाश में हूँ, इसीलिए अब तुम दोनों भी मेरे साथ आ सकते हो। और उन्हें अपने शिप पर ले आती है और उनसे झाड़ू लगवाने लगती है। कॉलिन कहता है कि ये काम मेरे लेवल का नहीं है। तो फोरुजेन कहती है कि तुम अब एक नाइट नहीं हो, तुम अब एक पायरेट हो। और वो ब्लेड और उसके साथियों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वहीं पो, ब्लेड और बाकी सभी जुमा से मिलने जाते हैं। रानी उन्हें अपने साथ लेकर जाती है। जुमा को डांस और खाना बहुत पसंद था, इसीलिए उनके साथ डांस करने लगती है। ब्लेड को यह सब अच्छा नहीं लगता और वो जुमा से पूछती है कि टिकाल का प्रोटेक्टर कौन है। जुमा अपने सभी सिपाहियों को वहाँ से बाहर भेज देती है। जुमा ने अब अपना स्टॉर्म व्हील भी बाहर निकाल लिया था। मास्टर मेस्टेडोन से पूछते हैं कि तुम्हें मेरे व्हील कैसे मिले, तो उसे पकड़ लेती है और उनसे पूछती है कि तुम इन स्टॉर्म व्हील को क्यों ढूंढ रहे हो। तो पो उसे पूरी स्टोरी बताता है कि कैसे दो जादूगर 4 तेंशन हथियारों को ढूंढ रहे हैं ताकि वो शैतानों की सेना बना सके, इसीलिए उन तेंशन हथियारों को पहले हासिल करके उन्हें रोकना चाहते हैं। जुमा उनकी बात समझ आती है कि इस दुनिया में 4 तेंशन हथियार हैं जो किसी को भी पावरफुल बना सकते हैं। वो उन्हें कहती है कि मैं तुम्हें स्टॉर्म व्हील नहीं दे सकती, और वो उन्हें बताती है कि सालों पहले जमीन की खुदाई में हमें 2 स्टॉर्म व्हील मिले थे, पर मुझे फिर पता चला कि मैं इनकी मदद से बारिश और अपने शहर के लोगों की रक्षा कर सकती हूँ, पर जलने वालों की कमी नहीं थी। कुछ बुरे साइंटिस्ट ने मुझसे एक स्टॉर्म व्हील छीन लिया और उससे वो स्कॉर्पियन बनाने लगे जिससे वो हमारे पौधे और खाना चुराते हैं, इसीलिए मुझे अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए इस स्टॉर्म व्हील की जरूरत है। ब्लेड उसे समझाती है कि क्लाउस और रुका भी इसके पीछे हैं, इसीलिए अगर तुम उनके रास्ते में आई तो तुम्हारे पूरे शहर को मिटा देंगे। जुमा कहती है कि मैं तुम्हारी बात समझती हूँ, पर मैं तुम्हें स्टॉर्म व्हील तभी दूंगी जब तुम उन बुरे साइंटिस्ट से वो दूसरा स्टॉर्म व्हील ले आओगे। और अब वो पो और बाकी सभी को एक जगह ले आती है जहाँ से दूसरी तरफ मेड साइंटिस्ट का इलाका था। वो उन्हें कहती है कि मैं इससे आगे नहीं जा सकती, इसीलिए तुम्हें अकेले आगे जाना होगा। वो सभी अब मेड साइंटिस्ट के इलाके की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। पो कहता है कि अगर एक बार हम चारों तेंशन हथियारों को हासिल कर लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे। ब्लेड कहती है कि हमें शायद उन्हें वापस छिपाना होगा। पो कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो वापस किसी न किसी को मिल जाएंगे। जैसे जुमा को ये स्टॉर्म व्हील मिले थे, इसीलिए हमें उन हथियारों को इस्तेमाल करना होगा जिससे हम उनसे पूरी दुनिया की रक्षा कर पाएंगे, और क्या पता यही हमारी डेस्टिनी हो। तभी पिंक के अंदर मेस्टेडोन की आत्मा आ जाती है। वो उन्हें कहती है कि तुम कभी भी तेंशन हथियारों का इस्तेमाल नहीं करोगे क्योंकि हमें तबाही को रोकना है। अगर तुम सभी ऐसा नहीं करोगे तो मुझे मजबूर होकर तुम सभी को खत्म करना होगा। ब्लेड उन्हें पकड़ लेती है। पो उन्हें कहता है कि सही हाथों में वो हथियार बहुत काम आएंगे और हम भी प्राचीन गुरुओं की तरह लोगों की रक्षा करेंगे। मेस्टेडोन कहता है कि हम उस जमाने की जंग कभी नहीं जीते थे, हमने बुराई से लड़ने के लिए हथियार बनाए थे पर उन्हें बहुत ही पावरफुल बना दिया, जिनके इस्तेमाल से दुनिया के बीच दरार आ गई जिससे बहुत सारे परिवार बिछड़ गए। इसीलिए अगर तुमने उन हथियारों का इस्तेमाल किया तो इससे तुम दुनिया को ही नष्ट कर दोगे। और वो उन पर हमला करने आते हैं पर पो उन्हें पकड़ लेता है और पिंक अब अपनी बॉडी पर वापस कंट्रोल कर लेते हैं। तभी रुक्मणी को एक वोल्केनो नजर आता है और वो सभी से कहती है कि जरूर वही स्कॉर्पियन बनाए जाते होंगे क्योंकि उन्हें बनाने के लिए बहुत ज्यादा हीट की जरूरत होगी। अब वो सभी उस ज्वालामुखी के पास पहुंच जाते हैं जहां वो देखते हैं कि वहां बहुत सारे स्कॉर्पियन थे, जिससे उन्हें विश्वास हो जाता है कि वही स्कॉर्पियन बनाए जाते होंगे। वो उन स्कॉर्पियन से फाइट करने लगते हैं पर मेस्टेडोन उन्हें हथियारों का इस्तेमाल करने से रोकना चाहते थे, इसीलिए वो अनंत लो का चाबुक लेकर भागने लगते हैं। पर रुक्मणी उन्हें पकड़ लेती है और अब वो उन्हें पेड़ से बांध देते हैं ताकि उन्हें रोक ना पाए, और अब वो सभी वोल्केनो के अंदर जाने लगते हैं। पर तभी उन पर एक हमला होता है और वो सभी दूर गिर जाते हैं क्योंकि क्लाउस और रुका वहाँ गए थे। ब्लेड और पो इससे परेशान होते हैं कि उन्हें हेलमेट भी मिल गया। रुक्मणी उनसे फाइट करने लगती है। क्लाउस उन पर तोपों से हमला करने लगता है, इसीलिए वो सभी बचकर भागने
भागने लगते हैं। मेस्टर और रुक्मणी को चाबुक चलाने से मना करते हैं पर वो नहीं सुनती और जब चाबुक की पावर हेलमेट की पावर से टकराती है तो एक टोर्नेडो बनता है और तेज धमाका होता है क्योंकि 2 तेंशन हथियारों के साथ इस्तेमाल से वो तबाही ला सकते थे। रुक्मणी इस हमले से दूर गिर गई थी पर क्लाउस और वरुका को कुछ नहीं हुआ था और वो लगातार पो और ब्लेड पर हमला कर रहे थे जिससे वो दोनों दूर गिर जाते हैं। पिंग ये देखकर मेस्टरॉन से कहते हैं कि तुम्हें मेरे बेटे को बचाने के लिए कुछ तो करना ही होगा, तो वो खुद को आजाद कर लेते हैं और अब वो अनंत लोक का चाबुक लेकर उसे एक्टिवेट कर लेते हैं और उससे क्लाउस और वरुका पर हमला करने लगते हैं। वरुका गोडलेट की मदद से उस चाबुक को पकड़ लेती है और नीचे एक तेज हमला करती है पर इससे वो खुद ही बेहोश हो जाती है और अब वो वोल्केनो भी टूटने लगता है। पो ये देखकर समझ जाता है कि टेंशन हथियारों का साथ में इस्तेमाल बहुत खतरनाक होता है। वरुका वापस से होश में आ जाती है और वो पो और बाकी सभी पर वापस हमला करने लगते हैं पर तभी वहाँ पर एक स्कॉर्पियन आकर उनकी मदद करता है। उस स्कॉर्पियन में एक बर्ड थी जिसका नाम आगना था जो उसे कंट्रोल कर रही थी और उसने ही इन स्कॉर्पियन को बनाया था। वो उन्हें कहती है कि अगर तुम्हें बचना है तो मेरे साथ अंदर चलना होगा और वो उन्हें वोल्केनो में बनी अपने लैब में लेकर जाती है जिससे क्लाउस और वरुका उन्हें ढूंढ नहीं पाते। आगना देखती है कि ब्लेड के पास एक रेबिट टॉय है जिसे देखकर वो हैरान होती है और उससे पूछती है कि तुम्हारे पास कैसे आया, इसे मैंने बनाया था। अब वो उन सभी को अपने स्कॉर्पियन में बिठाकर वहाँ से निकाल कर दूर ले जाती है। वो अब उन्हें अपने गांव ले आती है और अपने लोगों को चुराए हुए फल देती है। पो और बाकी सभी ये देखकर समझ जाते हैं कि आगना बुरी नहीं है और वो अपने गांव वालों को बचाने के लिए फल चुराती थी क्योंकि उनके खेत और जमीन बंजर हो गई थी। आगना कहती है कि हम उतने ही फल चुराते हैं जितनी हमें जरूरत होती है। ब्लेड उसे अपना टॉय दिखाकर कहती है कि इसे मेरे भाई ने मुझे 15 साल पहले दिया था, लेकिन तुम इसे कैसे जानती हो? तो आगना उसे बताती है कि मैं तुम्हारे भाई को जानती थी, सालों पहले हमारे खेत भी हरे भरे थे, यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं थी और उस वक्त मैं बच्चों के लिए खिलौने बनाया करती थी। पर फिर एक दिन बारिश अचानक बंद हो गई जिससे हमारे यहाँ सूखा पड़ गया। हम सभी भूख प्यास से तड़प रहे थे। तभी तुम्हारा भाई एल्फी हमारे गाँव आया। उसने मुझसे कहा कि वो एक नाइट है और वो स्टॉर्मविल की तलाश में आया था क्योंकि उसे पता चला था कि यहाँ का कोई प्रोटेक्टर बिजली की सवारी करता है। मैंने पहले तो उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया पर फिर उसने मुझे सारा रिसर्च मैप दिखाया जिससे मुझे उसकी बातों पर विश्वास हुआ। इसीलिए हम टिकाल की महारानी के पास प्रोटेक्टर की तलाश करने गए पर वहाँ हमें पता चला कि जुमा के पास ही वो स्टॉर्मविल थे जिससे वो टिकाल में बारिश करवाती थी, लेकिन इससे हमारे गाँव में बारिश नहीं होती थी। एल्फी ने मुझसे कहा कि हम वो हथियार छीन लेंगे और तुम्हारे गाँव को बचाएंगे। पर जुमा हम पर हमला करने लगी लेकिन तुम्हारे भाई ने चालाकी से एक स्टॉर्मविल उसे छीन लिया। पर तभी वहाँ सैनिक आ गए थे इसीलिए हमें मजबूर होकर वहाँ से निकलना पड़ा। पर एल्फी जानता था कि जुमा उस स्टॉर्मविल को लेने वापस जरूर आएगी, इसीलिए उसने इन्हें तोड़ने की बहुत कोशिश की पर ये बहुत स्ट्रॉन्ग थे। मैंने भी बॉम्ब और अपने हथियारों की मदद से इन्हें तोड़ना चाहा लेकिन हम इन्हें तोड़ नहीं पाए। इसीलिए तुम्हारे भाई ने कहा कि मैं इंग्लैंड में ऐसे शख्स को जानता हूँ जो इन हथियारों को तोड़ सकता है। इसीलिए उस स्टॉर्मविल को लेकर वापस इंग्लैंड लौट गया और जाते वक्त मैंने उसकी बहन के लिए वो रेबिट टॉय दिया था। उसने कहा कि वो वापस लौट कर जरूर आएगा पर वो वापस कभी नहीं आया और वो ब्लेड से पूछती है कि तुम्हारा भाई अब कहाँ है। ब्लेड उसे बताती है कि उन 2 जादूगरों ने उसे मार दिया। आगना इससे दुखी होती है। ब्लेड कहती है कि अगर मेरे पास अभी एक भी टेंशन हथियार होता तो मैं क्लाउस और रुका को मार सकती थी। वो रुक्मिणी से अनंत लोक का चाबुक मांगने लगती है पर रुक्मिणी उसे वो देने से मना कर देती है। पो ब्लेड को समझाता है कि हम क्लाउस और रुका को मार नहीं सकते पर हम तुम्हारे भाई का मिशन जरूर पूरा करेंगे। हम सारे टेंशन हथियारों को बर्बाद कर देंगे, इसीलिए हम उन्हें हासिल करेंगे और तोड़ देंगे। आगना कहती है कि जुमा तुम्हें स्टॉर्मविल कभी नहीं देगी, इसीलिए तुम्हें उससे फाइट करनी होगी। पो कहता है कि हम नए स्कॉर्पियन बनाकर उनसे फाइट कर सकते हैं। आगना कहती है कि उन्हें बनाने में बहुत वक्त लगेगा और हमारे पास अब वोल्केनो भी नहीं है। पो कहता है कि मैं भी कुछ साइंटिस्ट को जानता हूँ और वो उन सभी को लेकर पेल पेल के पास आ जाता है। पेल पेल स्कॉर्पियन देखकर उन पर हमला करने लगता है पर पो आगे आकर उन्हें रोक देता है। उन सभी को लगता है कि उन्होंने स्कॉर्पियन बनाने वाले को पकड़ लिया जिससे वो सभी बहुत खुश होते हैं। पो और ब्लेड पेल पेल को बताते हैं कि उन स्कॉर्पियन को बनाने वाला साइंटिस्ट इतना भी बुरा नहीं है और उन्हें आगना से मिलवाते हैं और उन्हें सब कुछ समझाने की कोशिश करते हैं पर पेल पेल को विश्वास नहीं होता कि प्रोटेक्टर जुमा है। आगना उसे
कहती है कि हमारे यहाँ सालों से सूखा पड़ रहा है और तुम्हारे यहाँ बहुत पानी है। हमने जुमा से बहुत बार मदद मांगी लेकिन उसने हमारी कोई मदद नहीं की। तो पेल पेल को भी उसकी बातों पर विश्वास हो जाता है। वही हम क्लाउस और अरुका को देखते हैं जो अभी भी पो और उसके साथियों को ढूंढ रहे थे। उन्हें स्कॉर्पियन के निशान नजर आते हैं जिससे वो पेल पेल के खेतों में पहुंच जाते हैं। पेल पेल उन्हें देख लेता है इसीलिए वो ब्लेड और बाकी सभी से कहता है कि हम उन्हें संभाल लेंगे, तुम्हें छिपना होगा, और वो उन्हें घर में छिपा देते हैं। क्लाउस और अरुका पेल पेल को धमकाकर पो के बारे में पूछने लगते हैं पर वो उन्हें कुछ नहीं बताता। तो उसे धमकाने के लिए अपने शिप पर ले जाते हैं। पो और बाकी सब उसे बचाने जाते हैं पर वो शिप को वहाँ से ले गई थी। तभी वहाँ पेल पेल को बचाने के लिए जुमा आ जाती है। वरुका देखती है कि उस प्रोटेक्टर के पास स्टोन व्हील है इसीलिए उसे हासिल करने के लिए उससे फाइट करने लगती है। पर जुमा फाइट में काफी अच्छी थी लेकिन वरुका के हमले की वजह से वो दूर गिर जाती है जिससे उसका मास्क भी खुल जाता है। पेल पेल को पता चलता है कि जुमा ही प्रोटेक्टर है। जुमा को अब वरुका पर बहुत गुस्सा आता है और वो बिजली की पावर से मूव होने लगती है जिससे वो बहुत फास्ट हो गई थी। इसीलिए वो वरुका से हेलमेट और गॉगलेट छीन लेती है। जुमा अपने राज को सीक्रेट रखना चाहती थी इसीलिए वो पेल पेल को भी क्लाउस और वरुका के साथ ही शिप पर हमला करके दूर कर देती है। पर पेल पेल नीचे गिरने लगता है जिससे उसे बचा लेते हैं। क्लाउस और वरुका शिप के साथ ही वोल्केनो के पास जाकर क्रैश हो जाते हैं। पेल पेल अब अपने साथियों को बताता है कि जुमा ही प्रोटेक्टर है और पो की सारी बातें सच थी कि उन्होंने आगना का पानी चुराया है इसीलिए वो अब आगना से हाथ मिला लेता है। पो कहता है कि अब जुमा के पास 3 हथियार हो चुके हैं इसीलिए उसे हराना आसान नहीं होगा। ब्लेड क्लाउस और अरुका को मारना चाहती थी इसीलिए वो पो से कहती है कि मैं वहाँ जाकर उन्हें खत्म कर दूंगी। पो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि तुम यहीं रुककर जुमा को हराने का प्लान बनाओ, मैं जल्दी लौट आऊंगी। और वो तेजी से वोल्केनो की तरफ बढ़ने लग जाती है। वही हम जुमा को देखते हैं जिसके पास अब 3 टेंशन हथियार आ गए थे जिनकी मदद से वो उड़ने लग गई थी और अब वो उन्हें चलाने की प्रैक्टिस करने लग जाती है। आगना और पेल पेल भी मिलकर रबर की बॉल से रबर स्कॉर्पियन बनाते हैं ताकि जुमा के बिजली के हमलों से उस पर कोई असर न हो। रुक्मिणी कहती है कि अब जुमा के पास हेलमेट और गॉगलेट भी है इसीलिए हम उसे कैसे हराएंगे। मेस्टरोन कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा क्योंकि मुझ में भी टेंशन हथियारों जैसी पावर है। और वो बताते हैं कि प्राचीन मास्टर धरती से जुड़कर अपनी एलिमेंट की पावर को जगा सकते हैं। मैंने स्टोन व्हील अपनी बिजली की पावर को बढ़ाने के लिए बनाए थे इसीलिए अगर मैं अपनी बिजली की पावर पर वापस काबू कर लूं तो हम सभी जुमा से हथियार छीन सकते हैं। पर इस घुस का शरीर बहुत कमजोर है इसीलिए इस लड़ाई में इसकी जान भी जा सकती है। वो इससे परेशान हो जाता है। वही हम ब्लेड को देखते हैं जो काफी देर चलने के बाद उस वोल्केनो के पास पहुंच जाती है जहां पर वरुका धोखे से उस पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करती है पर वो बच जाती है। वरुका काफी घायल हो चुकी थी। ब्लेड उसे पूछती है कि तुम्हारा भाई कहाँ है तो वो बताती है कि वो मेरे लिए जंगल से जड़ी बूटियां लेने गया है। ब्लेड उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है पर तभी क्लाउस वहाँ जाता है जो उस पर हमला कर देता है जिससे ब्लेड की तलवार टूट जाती है और वो दोनों उसे मारने आने लगते हैं। ब्लेड चालाकी से अपनी स्वॉर्ड वापस ले लेती है। वरुका उसे कहती है कि मैं जल्द ही सारे टेंशन हथियार हासिल कर लूंगी और शैतानों की सेना से ये पूरी दुनिया तबाह कर दूंगी, फिर एक नई दुनिया बनाऊंगी जहाँ से मेरा राज होगा। और वो ब्लेड से लड़ने लग जाती है। क्लाउस भी उससे फाइट करने लगता है जिससे वो ब्लेड को धक्का देकर जंगल में ले आते हैं पर ब्लेड भी चालाकी से क्लाउस को पकड़ लेती है और उसकी गर्दन पर तलवार रख देती है। वो वरुका से कहती है कि मैं भी तुम्हारे भाई को मार दूंगी जिससे तुम भी वही दर्द महसूस करोगी जो मैं आज तक करती आई हूँ। वरुका कहती है कि मुझे किसी को खोने से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बेलों को कंट्रोल करके वहाँ से भागने लगती है। ब्लेड उसे कहती है कि तुम हार जाओगी क्योंकि तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं है, तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था पर अब मेरे पास दोस्त है। वरुका क्लाउस से कहती है कि मेरे पास तुम्हें बचाने का वक्त नहीं है और वहाँ से चली जाती है। क्लाउस को विश्वास नहीं होता कि उसकी बहन उसे छोड़कर चली गई, इससे वो काफी निराश हो जाता है। वो ब्लेड से कहता है कि मुझे मार दो पर ब्लेड उसे नहीं मारती और कहती है कि मैं बदले की आग में जिंदगी जीना भूल गई थी, तुम जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जा सकते हो पर मेरे रास्ते में मत आना। ये कहकर वहाँ से निकल जाती है। वही हम मास्टर मेस्टरोन को देखते हैं जो एकांत में अपनी एलिमेंट पावर को वापस से जगाने की कोशिश कर रहे थे। तभी पो भी उनके पास आ जाता है और उनसे कहता है कि तुमने पहले कभी अपने स्टोन पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। तो बताते
बताते हैं कि मेरी बॉडी खोने के बाद से मेरा कुदरत से कनेक्शन टूट गया है, इसीलिए मैं उसे वापस हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। पो कहता है कि मैं भी ये सीखना चाहता हूँ ताकि मेरे डेड की जान खतरे में ना पड़े, पर वो सिखाने को तैयार नहीं होते और कहते हैं कि इसे सीखने में 1000 सालों का वक्त लगता है। पर पो फिर भी जिद करता है और उनसे फाइट करने लग जाता है। मेस्टेडोन भी उससे फाइट करने लगते हैं, इससे वो अपनी स्टॉर्म पावर को भी एक्टिवेट कर पा रहे थे। पो उन पर तेजी से हमला करता है, जिससे मेस्टेडोन पिंक की बॉडी से निकलकर उसकी बॉडी में आ जाते हैं। पो ने अब अपने सभी साथियों के साथ जुमा पर हमला करने की पूरी तैयारी कर ली थी। उनके स्कॉर्पियन भी हमले के लिए तैयार थे। तभी ब्लेड भी वहां जाती है। पो उसे गले लगा लेता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने उन दोनों को मार दिया। ब्लेड कहती है कि मैंने उन्हें नहीं मारा और जाने दिया। पो उसके इस फैसले से खुश होता है और उसे बताता है कि मेस्टेडोन को वापस से अपनी स्टॉर्म पावर मिल गई है और अब वो मेरी बॉडी में है। तभी मेस्टेडोन पो की बॉडी में एक्टिवेट हो जाते हैं। पो इससे वॉइड में पहुंच गया था जहां बहुत सारी नूडल शॉप थी। पो को वहां मेस्टेडोन दिखाई देते हैं और उनसे पूछता है कि हम अभी कहाँ हैं। तो उसे बताते हैं कि हम तुम्हारे शरीर के अंदर हैं, उस जगह पर जहाँ तुम्हारी आत्मा है और तुम्हारी बॉडी मेरे कंट्रोल में है। मैं अपनी स्टॉर्म पावर को वापस से कंट्रोल कर पा रहा हूँ, इसीलिए मैं आसानी से जुमा को चकमा दे सकता हूँ, पर उसे हराने के लिए मुझे तूफानी रफ्तार चाहिए जो मुझे मेरे स्टॉर्म व्हील से मिलती है। पहले मुझे उन्हें हासिल करना होगा, उसके बाद मैं सभी हथियारों को जुमा से छीन लूंगा। वो कहता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। मेस्टेडोन कहते हैं कि तुम मेरी कोई मदद नहीं करोगे क्योंकि तुम मेरा काम बिगाड़ दोगे, और वो उसे एक सूप का कटोरा देकर बताते हैं कि जब तुम इसमें झांकोगे तो तुम बाहर की दुनिया देख पाओगे जब मैं तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल करूंगा। अब वो टिकाल में जुमा पर हमला करने के लिए पहुंच जाते हैं। जुमा को भी सैनिकों से पता चल जाता है कि पो और उसके साथी टेंशन हथियार लेने आ रहे हैं। जुमा अपने सैनिकों के साथ उनके सामने आ जाती है। पेल पेल कहता है कि अगर तुम जंग नहीं चाहती तो हमें वो हथियार दे दो, पर वो नाटक करती है कि मेरे पास कोई हथियार नहीं है और अपने सैनिकों से उनसे फाइट करने को कहती है। मेस्टेडोन और बाकी सभी स्कॉर्पियन की मदद से उन सैनिकों से फाइट करने लगते हैं, जिससे वो उन्हें आसानी से हरा रहे थे। जुमा ये देखकर जल्दी से टेंशन हथियार पहनकर वहां जाती है। इससे सभी को पता चल जाता है कि जुमा एक प्रोटेक्टर है। वो पो और उसके साथियों पर हमला करने लगती है, पर इससे गांव वालों और सैनिकों को भी चोट पहुंच रही थी, इसीलिए सभी लोग जुमा को शैतान मारने लग गए थे। स्कॉर्पियन रबड़ के बने होने की वजह से उन पर बिजली के हमलों का कोई असर नहीं हो रहा था। मेस्टेडोन अब जुमा से स्टॉर्म व्हील हासिल करने के लिए फाइट करने लग जाते हैं, पर वो काफी पावरफुल हो चुकी थी, इसीलिए मेस्टेडोन भी उसे जीत नहीं पा रहे थे। जुमा को अब गांव वालों पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे शैतान समझ रहे थे, इसीलिए अब वो पिरामिड को हेलमेट की मदद से हवा में लेकर जाने लगती है ताकि वो पो और सभी के साथ गांव को भी बर्बाद कर दे। मेस्टेडोन इससे हार मान लेते हैं और पो से कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं उसे जीत नहीं पाऊंगा। पो अब अपनी बॉडी को कंट्रोल करता है और वो ब्लेड के साथ उस पिरामिड पर चला जाता है। वो साथ मिलकर जुमा पर हमला कर देते हैं, पर वो बहुत फास्ट थी इसीलिए उसे जीत नहीं पा रहे थे। पर आकना भी उनकी मदद करती है, जिससे पो उस स्टॉर्म व्हील को पकड़ लेता है। पेल पेल सभी के साथ गांव को खाली कर रहा था ताकि जुमा के हमले में किसी की जान न जाए। जुमा और पो आपस में स्टॉर्म व्हील को लेने के लिए लड़ रहे थे। पो जुमा से कहता है कि तुम प्रोटेक्टर हो, इसीलिए तुम अब भी ये सब रोक सकती हो। जुमा उसकी नहीं सुनती और उस पर गॉडलेट और स्टॉर्म व्हील की पावर से एक साथ हमला करती है, जिससे तेज धमाका होता है और पो मर जाता है। पो के दोस्त इससे डर जाते हैं और काफी दुखी होते हैं। ब्लेड को जुमा पर बहुत गुस्सा आता है और उससे फाइट करने लगती है। पो वॉइड में आ चुका था, वो समझ आता है कि वो मर चुका है। वो मेस्टेडोन से कहता है कि हम अभी भी जीते नहीं है और जुमा लोगों को मारने वाली है, इसीलिए हमें उसे रोकना होगा। वो देखते हैं कि पो के दोस्त अभी भी हार नहीं मान रहे हैं। तभी वहाँ वॉइड में एक ब्लैक होल खुल जाता है जिसमें सभी चीजें समाने लगती है। यह देखकर मेस्टेडोन पो को बताते हैं कि टेंशन हथियार उन आत्माओं को कैद कर लेते हैं जिन्हें हरा देते हैं, जैसे वो सेना जिसे हमने सालों पहले हराया था, और अब ये तुम्हें कैद करना चाहता है, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ये टेंशन हथियार अभी केवल एक आत्मा को कैद करना चाहते हैं, पर अभी तुम्हारी बॉडी में 2 आत्माएं हैं और मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। तुम लोगों को जोड़ते हो। मेरी टीम ने हजारों सालों पहले इस दुनिया को तोड़ा था, लेकिन अब तुम उन्हें वापस एकजुट कर सकते हो और इन हथियारों को तबाह कर सकते हो। जब तुम ऐसा करोगे तब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। और अब वो उस ब्लैक होल में चले जाते हैं। वो इससे वापस जाग जाता है और वो जुमा
जुमा पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है, जिससे उसका हेलमेट भी खुल जाता है और वो पिरामिड नीचे गिरने लगता है। पो अब स्टॉर्म व्हील की मदद से सारे टेंशन हथियारों को पहन लेता है, जिससे वो पिरामिड को सेफली नीचे लैंड करवा देता है। ब्लेड और बाकी सभी देखते हैं कि पो उन हथियारों की वजह से एक पावरफुल योद्धा बन चुका है, पर तभी पो वापस से नीचे गिर जाता है और वो सारे हथियार भी निकाल देता है। ब्लेड उसे खुशी से गले लगा लेती है और पूछती है कि तुम जिंदा कैसे बचे, तो बताता है कि स्टॉर्म व्हील को एक आत्मा चाहिए थी, इसलिए मेस्टेडोन ने अपनी रूह को इसमें कैद कर दिया ताकि हमें एक मौका मिले और हम इन टेंशन हथियारों को बर्बाद कर सके। सभी गांव वाले उनके इस काम से खुश थे और वो उन्हें अब अपना हीरो मानने लगे थे। जुमा को पकड़ लिया जाता है। पो के हाथ में अभी भी गॉटलेट का अंगूठा वापस फंस गया था, जो काफी कोशिश के बाद भी निकल नहीं रहा था। पो अब अपने सभी दोस्तों के साथ इंग्लैंड की तरफ रवाना होने वाला था, क्योंकि वो सारे टेंशन हथियारों को एल्फी के दोस्त के पास लेकर जाना चाहते थे, जो इन्हें तोड़ सकता था। सभी गांव वाले अब पेल पेल को टिकाल का नया राजा बनाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि वो अपने से ज्यादा दूसरों की परवाह करता था। आगना भी पो के पास आती है और वो उसे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने इंग्लैंड के बारे में बहुत कुछ सुना है। ब्लेड उसके साथ चलने के लिए मान जाती है और अब वो सभी टेंशन हथियारों को एक ट्रक में रख देते हैं और उन्हें लेकर अब इंग्लैंड की तरफ निकल जाते हैं। वही हम पायरेट क्वीन फोरुजेन को भी देखते हैं, जो कोलिन और वेमन के साथ पो और उसके साथियों को ढूंढने के लिए आगे बढ़ रही थी, क्योंकि पो के डैड पहले एक पायरेट थे, पर उसने उसे धोखा दिया था, इसीलिए उसे पकड़ना चाहती थी। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आप इसका सेकंड पार्ट भी देखना चाहते हो तो इस वीडियो का 20 के लाइक एम जल्दी पूरा कर देना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको एपिसोड कैसा लगा। साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।